स्वागत है बच्चों आप सबका। तो फाइनली इस सीरीज की शुरुआत हम इस लेक्चर के साथ करने जा रहे हैं बच्चों। जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली मिल चुकी थी, देखो ये कंप्लीट 30 डेज का रिवीजन होने वाला है, ठीक है, जिसमें जेईई मेंस के लिए हम ऑसम तरीके से सारे कॉन्सेप्ट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट के टॉप 15 जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया, जिनसे 100% गाइस आप 70 प्लस तक जा सकते हो, स्कोर कर सकते हो इन फिजिक्स, राइट। तो देखो किसी भी टाइप के कंसेप्ट हो आपके, उतनी ज्यादा आपने अटेंशन अभी तक नहीं दी थी क्लास 11th को, और क्लास 12th में जो बोर्ड के बच्चे बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, तो देखो डोंट वरी, ये जो 30 डेज में आपको देने वाला हूं और डेली जो लेक्चर आपको जाने वाले हैं, और जो प्लान मैंने आपको बता रखा है कि एक चैप्टर को हम 2 लेक्चर में कोशिश करेंगे, जो लेंथी वाला है उसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिससे बेस्ट वे में हमारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे एकदम बढ़िया तरीके से हम उनको सीख पाए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए कि नहीं, कंसेप्ट को सीखने के बाद, ठीक है बच्चों। तो द मोस्ट अमेजिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें एटम, न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर की हम बात करने वाले हैं बच्चों। मतलब इस सिंगल चैप्टर से ना मैंने आपको बताया था, और चूंकि हम फर्स्ट लेक्चर की यहाँ पे स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, तो बनता तो है ना बॉस, इस चैप्टर से ना आप स्टार्टिंग कर सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप 4 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, और मिनिमम 3 क्वेश्चंस आप मान के चलो मिनिमम, राइट। तो अगर आपकी किस्मत बहुत बेहतरीन रही, आपके पास जो भी सेट आएगा, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूं, 30 डेज ये टारगेट रिवीजन है, राइट। तो गाइज आप 4 into 4 दैट इज 16 मार्क्स गेन कर लोगे इस सिंगल चैप्टर से गाइज, ठीक है। और अदरवाइज आपके पास 12 मार्क्स तो 100% है, ये रिकॉर्ड है इस चैप्टर का, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 60 प्लस क्वेश्चन यहां से आए हैं सारे सेट में मिला के, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, और जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और सेकेंड अटेम्प्ट है, बहुत होते हैं यार, मतलब ये मान के चलो आप, ठीक है। तो 3 to 4 क्वेश्चंस आप मान के चले आपसे बन जाएंगे, 12 मार्क्स तो आप सिक्योर मान सकते हैं अगर आपने अच्छे से रिवीजन करा है, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं, और आज का सबसे पहला न्यूमेरिकल, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यू डोंट वरी कि आपने रिवीजन नहीं कर रखा है, आपको कॉन्सेप्ट आप भूल चुके हो, मैं जो भी क्वेश्चन लूंगा उसका कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, उस पर डिपेंडेंट और डिफरेंट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो ये कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हमने, ठीक है, जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के न्यूमेरिकल है, एक सेट मैं सॉल्व कराऊंगा, एक सेट मैं आपको दूंगा, तो मजा नहीं आ जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। सो यहां पे हम बात करने वाले हैं गाइस कि जैसे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन का सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उसमें कितने कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं और किस किस पे क्वेश्चन फर्दर आ सकते हैं। तो नोट्स बना लेना अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन भी मिल गए आपको, नोट्स भी अच्छे से बन जाएंगे आपके, अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉब्लम एक साथ। और यही हमें चाहिए किसी भी कंपटीशन को इतने कम समय में अच्छे से अपना एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए और बढ़िया से कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे जब से ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं शिफ्ट वाइज एंड ऑल, तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, बहुत, मैंने जितने भी सेट देखे हैं ना गाइस, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा और डेप्थ नॉलेज में जाएगा, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो 100% आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने 1-2 बार उसकी प्रैक्टिस करी होगी तो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन सीट मेरे पास है, आप लोगों को भी मिल जाएगी, डोंट वरी, आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में, आपको सीट वगैरह मिल जाएगी, बट यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप, क्योंकि 30 डेज है। अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ अपने हाथों से लिख लिख के करेंगे ना, तो मजा आएगा आपको, फिर ज्यादा कुछ अलग से किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप पढ़ भी सकते हो, डेटा जो गिवन है उसको देख लोगे, रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोहर एटम इज आर। बोहर एटम की बात कर रहा है, पहले तो आप समझो कि इस क्वेश्चन में बोहर एटम की बात कर रहा है वो, ठीक है सर। अगर वो बोहर एटम की बात कर रहा है तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जल्दी से दिमाग में उसको सेट कर दो और इसका फॉर्मूला लिस्ट बना के तैयार कर दो और अपने नोट्स मेंटेन कर दो, ठीक है। तो बोहर के केस में सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे इसने रेडियस का पूछा है, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ना बोहर के अकॉर्डिंग, जो nth ऑर्बिट में अगर कहीं इलेक्ट्रॉन होगा उसकी रेडियस, तो वो रेडियस डिपेंड करती है n² और बाय z, ये इसका रिलेशन है, याद रखना है आपने, समझ गए बॉस। क्वेश्चन तो 100% हो जाएगा, डोंट वरी। सो जो रेडियस होगी ना nth ऑर्बिट में, है ना, वो n यानी उसका जो ऑर्बिट का नंबर होगा उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z है उसके एटॉमिक नंबर, ये तो हमें पता ही है ऑब्वियसली, राइट। ओके, अब इस क्वेश्चन में तो चलो ये पूछा है सर, हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आपसे वेलोसिटी पूछ ले, जैसे ऐसे समझो आप,
जैसे ये है आपका न्यूक्लियस और इसकी कोई ऑर्बिट है, यहाँ से इसकी जो रेडियस होगी वो इसकी डिस्टेंस भी होगी ऑब्वियसली, और यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व भी तो कर रहा होगा, उसके पास वेलोसिटी भी तो होगी nth ऑर्बिट में ऑब्वियसली भाई। तो वेलोसिटी जो होती है nth ऑर्बिट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन के, और सिंगल पावर पर डिपेंड करती है। ये बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। तो दिस इज अमेजिंग राइट। और बच्चों यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ना टाइम पीरियड की, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यार रिवॉल्व भी कर रहा होगा उस ऑर्बिट में, उस पर्टिकुलर कोई भी ऑर्बिट हो सकती है, दैट इज द स्टेबल ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। बट चूंकि हम न्यूमेरिकल्स और वही वाले कंसेप्ट की बात करेंगे जिसपे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो डोंट वरी। सो अगर आपसे टाइम पीरियड भी पूछे तो भाई टाइम तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम निकालो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑलरेडी पता है, डिस्टेंस यहाँ पूरी सर्कमफेरेंस कवर करेगा 2 पाई आर, और आर यही ले लेंगे तो वहीं से बनेगा ये n क्यूब और जेड स्क्वायर पे डिपेंड करता है। याद रख लो सर, हमारा क्या जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इसका टाइम होगा रिवॉल्व करने का, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, तो n की क्यूब पे और जेड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, वो यही से आया, इन दोनों फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है, अब चूंकि बोहर मॉडल है भाई, उसमें उसके पॉस्टुलेट भी थे भाई, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, क्या वो हर ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसने अपने जो कॉन्सेप्ट थे वो बताए थे। ठीक है, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट कि nth ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ये इस पक्का आपको याद है n इंटू एच ओवर 2 पाई। तो n टाइम होना चाहिए, है ना, इंटीजर होना चाहिए h अपॉन 2 पाई का। ठीक है, कूल। सो और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, एंगुलर मोमेंटम में पता है mv_r होता है, वेलोसिटी और r बहुत परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एनर्जी वगैरह पूछेगा तो एनर्जी आपको, टोटल एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में आपको पता है -13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है बॉस। ठीक है, देखो यहां पे ये रिवाइज कर दिया हमने, इसके क्वेश्चन जो है ये तो हम 100% सॉल्व कर ही लेंगे ऑब्वियसली, डोंट वरी अबाउट दैट राइट। तो ये फॉर्मूले पहले लिस्ट बना देना कि ये फॉर्मूले है, ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए होगा। हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली Z1 ले लोगे, लाइक एटम होगा तो उसको Z पुट कर लेंगे। एनर्जी n के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों पढ़ते हो आप। सो दिस इज हियर वी गो, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब आते हैं बॉस क्वेश्चन पे। अब यू डोंट वरी, देखो बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर लोगे, आप खुद भी कर लोगे यार। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं पूरे साल भर, तो मैथमेटिकल जो बच्चे होते हैं वो तो कैलकुलेशन में तो फंसना ही नहीं चाहिए बॉस। ठीक है, हाँ कंसेप्ट में हो सकता है कहीं हम भूल गए, रिवाइज नहीं किया या फिर समझ नहीं आया, ये मैटर ऑफ फैक्ट हो सकता है राइट। उसने बोला रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट बोहर के लिए, ठीक है, रेडियस r दे रखी है। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूं, देखो यही हो जाएगा छोटे से स्पेस में राइट। क्या सर, कि अगर उसने बोला थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो थर्ड का मतलब n1 की वैल्यू आप 3 ले लो, और इसमें जो रेडियस है वो r ले लो। ठीक है, ये दे रखा है उसने बोहर के लिए। रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट की बताओ, फोर्थ की बताओ यार, यानी जब n ऑर्बिट चेंज कर दिया आपने, यानी n2 की वैल्यू आपने 4 ले ली, तो बताओ यार रेडियस कितनी होगी। तो भाई हमें पता है रेडियस n पे डिपेंड कैसे कर रहा है, z की तो बात ही नहीं करेंगे, हम हाइड्रोजन ही मान के चलेंगे, है ना। बोहर मॉडल है, एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं, और हम हाइड्रोजन का एटम ही मान के चलेंगे, तो जेड की तो हम बात ही नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे रेडियस एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो एन के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लिख लेंगे देखो एन का स्क्वायर, यानी r1 ओवर r2 लिख सकते हो, और यहाँ पे n1 ओवर n2, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, बस हो चुका है बॉस। तो देखो यहाँ पे n1 कितना है सर 3, और ये कितना है सर 4, और इसका क्या करेंगे सर स्क्वायर। r1 कितने दे रखी r, r2 निकालनी है ना। सो r बाई r2 गाइज ये आ चुका है आपका 9/16, r2 निकाल लो आप, दैट इज 16r बाई 9। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तो आप अमेजिंगली बस इनको याद रखो, आप अपना आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो बॉस, है ना। इतना तो पता चल ही गया होगा कि यार सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यस, ये पहला क्वेश्चन था जो जनवरी 27 जनवरी को शिफ्ट 1 में आप पूछा गया था। ठीक है, शिफ्ट 2 का भी देखेंगे क्या था, धुरंधर क्या था, सब कुछ मिलेगा आपको, डोंट वरी, है ना। शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन आए थे, जस्ट इमेजिन गाइस, शिफ्ट 1 का जो भी सेट था उसका पेपर था, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, तो आप देखेंगे उनमें से एक ये था। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद रखो, कॉन्सेप्ट, ये जस्ट बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा कुछ इसमें नहीं किया है मैंने, आप भी कर सकते हैं, आराम से करेंगे जब आप पूरा सेट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी गो, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन गाइस, आप पढ़ लो, देखो आपको क्लियर पता चलेगा, एक लाइन में क्वेश्चन फिनिश हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, आप जस्ट इमेजिन, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन विद एक्यूरेसी सॉल्व करने, ज्यादा
मार्क्स लाने हैं तो अच्छी परसेंटाइल आपकी बन जाएगी। तो बेसिक पे फोकस करो, बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन बस करनी आपको आनी चाहिए। उतना ज्यादा बहुत जैसे पहले नहीं होता तो बहुत धुरंधर क्वेश्चन पूछे जाते थे आईआईटी एडवांस के पीवाईक्यूज से एक्सट्रैक्ट करके ज्यादा अच्छे लेंथी क्वेश्चन, लेकिन जब से सेट होने लगे हैं ना तब से तो थोड़ा बेसिक पे ज्यादा फोकस हो गया, जिससे आप जेईई मेंस में एक अच्छा स्कोर कर सको और एडवांस के लिए क्वालिफाई भी कर सको। तो आपको बेसिक पे ध्यान देना ही पड़ेगा। उसने बोला रेडबर्ग कांस्टेंट आर है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज पास्शियन सीरीज। देखो यहां से भी आपको कॉन्सेप्ट आएगा। उसने बोला है लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है गाइस। एक तो ये समझो, ये वाला टर्म समझ लो कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मीनिंग क्या होगा। दूसरा सीरीज कौन सी बना रहा है, तो वो पास्शियन सीरीज बना रहा है। फिर इस पे फोकस कर लो, आप धुरंधर तरीके से हर कैटेगरी का क्वेश्चन इसमें कर लोगे। कंसेप्ट क्या है अभी बताऊंगा ना, डोंट वरी। तो देखो, एक तो ये देखो लॉन्गेस्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और एक देखो पास्शियन सीरीज का बनते हैं। तो सबसे पहले सीरीज पे आर्टिकल देखो भाई, पास्शियन सीरीज तभी बनेगी जब आप उस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के एन की वैल्यू 3 पे लाना चाहते हो, है ना। तो याद रखना N1 जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा हायर स्टेट से लोअर स्टेट में। अब कैसे सर, याद करते हैं। देखो ये ग्राउंड स्टेट है, ये इसके जस्ट ऊपर वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो लेट्स सी ये N1 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन 1 यानी इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं गाइस, है ना, जहां पे इसकी एनर्जी लो एनर्जी होती है ऑब्वियसली, तो ये ग्राउंड स्टेट है। इससे जस्ट ऊपर वाली जो भी होगी, जैसे 2 एंड दैट इज 3 एंड दैट इज 4 एंड दैट इज 5 और इन्फिनिटी मैक्स दूर जो भी रहेगा लास्ट में, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड से आए या थर्ड से आए या फोर्थ से आए या कहीं से भी आए बट 1 में आए, तो ये लाइमन सीरीज बनाता है। इतना याद आपको आ जाना चाहिए बॉस, लाइमन बनाता है। बस ये मैं याद दिला रहा हूं आपको। देखो पूरा इस क्वेश्चन के अलावा भी कोई और भी क्वेश्चन आएगा ना तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन सर अगर वो कहीं से भी आए हायर स्टेट से, क्योंकि इससे ऊपर वाली हायर होंगे ना, अगर वो सेकंड पे आए तो सेकंड पे तो ऑब्वियसली उससे हायर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है या इन्फिनिटी है, तो ये बार्मर सीरीज बनाएगा, बार्मर सीरीज बनाएगा। इसका नाम बार्मर होता है। समझ गया ना, कब किस में आने से कौन सी सीरीज बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो थर्ड पे आएगा तो थर्ड से हायर कौन सी है, 4 5 उससे ऊपर वाली होंगी, या तो 4 से आएगा, 5 से आएगा, उससे ऊपर, ये पास्शियन सीरीज बनेगी बच्चों, ठीक है। आप समझ गए। उसके बाद ब्रैकेट बनेगी, फिर पी फंड बनेगी फोर्थ पे आने पे, ठीक है, फिर फिफ्थ पे आने पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज तो क्लियर होगी, पास्शियन तब बनेगी जब वो थर्ड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, राइट, इस पे आएगा तब तो पास्शियन बनेगी। यानी थर्ड पे आने के लिए या तो 4 से आएगा, फिफ्थ पे आएगा, या उसके ऊपर जितने भी है कहीं से भी आ सकता है बॉस। अब सेकंड टर्म को समझो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब क्रिएट करेगा। देखो भाई, जब वो आता है ना कहीं से भी हायर स्टेट से आ रहा है जैसे, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। जब वो एनर्जी रिलीज करता है, फोटोनिक एनर्जी होती है, तो उसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए हमारे को। तो बच्चों लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कि वो जिस भी ऑर्बिट पे आ रहा है उससे जस्ट ऊपर वाली से आना चाहिए, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्रिएट करेगा हमेशा। समझ गए, लॉन्गेस्ट बनाएगा। तो कैसे सर, अगर वो थर्ड पे आ रहा है तो फोर्थ से ही आएगा, 5 से नहीं लेंगे। लॉन्गेस्ट बनाने के लिए उससे जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट से ही आएगा बस। तो यहां पे जो भी एनर्जी रिलीज करेगा उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, लॉन्गेस्ट होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये टर्म्स अगर आपको आगे अप्लाई करने तो भाई क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, नहीं होगा, 100% होगा, है ना। बस ये टर्म और ये टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। बस हो गया, देखो हो गया खत्म। तो हमारे को जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा होता, तो फॉर्मूला क्या है सर, तो यार ये भी आपने पढ़ा, देखो 1/λ इक्वल टू होता था RZ², 1/N1, यानी N1 का मतलब जहां पे जंप करके आएगा, माइनस 1/N2 जहां से आ रहा होगा जंप करके। यानी ये है इनिशियल, ये है फाइनल। फाइनल मतलब कहां से आ रहा है और कहां पर आ रहा है, ठीक है। तो 3 पे आ रहा है, 4 से आ रहा है, तो इसको मान लेंगे N2 और इसको मान लेंगे आप दैट इज N1। सिंपल लॉजिक। R रेडबर्ग कांस्टेंट है। Z क्या लोगे, ये Z है अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम है। हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली 1 लेंगे, इसमें ऐसे इसने कुछ बोला नहीं है तो हम 1 ही मान के चलेंगे, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, है कि नहीं। या फिर उसी के टर्म्स में निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने आगे क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसकी जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो α/7 आ रहा है, तो अल्फा बताओ, तो R के टर्म्स में ही निकाल लेते हैं और Z हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे 1/λ max इक्वल टू R, Z को 1 ले लो आप। सो कहां पर आ रहा है,
पार्शियल सीरीज बनाने के लिए 3, तो n1 तो हो गया 3, -4 से आना चाहिए उससे जस्ट ऊपर वाली से, तभी लॉन्गेस्ट बनाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर लो, हो गया आपका आंसर। ओके बॉस, ये हो चुका, देखो दिस इज 9 एंड दिस इज व्हाट 16, सो गाइस 16 - 9, सो 16, ये r बचेगा, दैट इज 16 - 9 ओवर यहाँ पे आएगा 9 × 16, राइट, यही बचेगा मेरे ख्याल से, राइट। तो ये बचेगा आपका 7r और बाय एंड 144 आई थिंक। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो यार। अब चूंकि 1/λ है तो हमें λ चाहिए होगा, तो λ क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, दैट इज 144/7r। उसने बोला कि ये किसके इक्वल दे रखा है, उसने α/7r, तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, दैट इज 144। दिस इज योर आंसर, है ना अमेजिंग। तो देखो क्वेश्चन की अगर बात रही तो हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बस हमने कंसेप्ट भी तो रिवाइज कर लिया बॉस, मजा नहीं आ गया। यस, तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या है, अप्लाई कैसे करना है। कोई भी सीरीज आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या बोलते हो बॉस, राइट, कर लेंगे सर। अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और अच्छा माना जाएगा। शिफ्ट 1 में था 29 को था, बट शिफ्ट 1 में, राइट, बट थोड़ा सा और अच्छा है, बट अमेजिंग है। आपको सारे, कमाल की बात देखो, आपको सारे कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट लिख लेना बॉस, इनके नोट्स बना लेना। न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर रहे हैं, एक सेट में करा रहा हूँ, एक सेट में आपको दूंगा करने के लिए। 101% यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो दिस इज इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझा के जाएंगे आपको। और 30 डेज का मतलब आप कंप्लीट क्लास 11th, कंप्लीट 12th के जो टॉप मोस्ट चैप्टर्स है, जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन आए, जिनकी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, जिनसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, रिवाइज हो जाएगा। टेंशन फ्री नहीं हो जाएंगे बॉस, अच्छा स्कोर कर। थिंक अबाउट कि अगर आप कुछ भी कहीं से भी पढ़ के ना जाओ, जस्ट जा रहे हो कि आपने फॉर्म भरा है, चलो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट दे देते हैं, तो कितना ही स्कोर करके आओगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करोगे, तुक्के मारोगे ऑब्वियसली, राइट, या जो तुम्हें आता होगा उसको अप्लाई करोगे। बट अगर ये 30 डेज इन्वेस्ट करके जाओगे तो जस्ट इमेजिन। NIT तो फॉर श्योर पक्का कर लोगे आप, क्या बात कर रहे हो आप। और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो एडवांस के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे क्वेश्चन क्या है। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैलकुलेशन आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, और वैसे भी आप सब जानते हैं जितना छोटा उतना खोटा। यस, उतना परेशान कर सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद आता है, राइट। सो व्हेन ए हाइड्रोजन एटम गोइंग फ्रॉम N2 to N2 emits a photon। देखो उसने पहले ही बोल दिया कि भाई हाइड्रोजन का एटम है, और वो क्लियर बोल रहा है कि भाई ग्राउंड स्टेट है N1, दैट इज, और ये इससे जस्ट ऊपर वाली हायर स्टेट होगी। तो अगर हाइड्रोजन एटम है और वो यहां से इसमें जा रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और वो किसकी एनर्जी होगी, फोटॉन्स एनर्जी होती है बॉस, आपको पता है ना। हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, इमिट करता है, तो वो फोटॉन्स की एनर्जी होती है, राइट। बस इतना याद रखना है आपने। और इसने तो क्वेश्चन में क्लियर बोला, हाइड्रोजन एटम है N2 यानी सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट पे आ रहा है, तो फोटोन को रिलीज कर रहा है। इट्स रिकॉइल स्पीड बताओ कितनी होगी, यानी जो भी फोटोन यहां से रिलीज हो रहा है उसकी रिकॉइल स्पीड बताओ, रिकॉइल स्पीड। वाओ, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द फोटोन। ठीक है, और वो दे रखी है x/5 मीटर पर सेकंड, ये दे रखी है आपको रिकॉइल स्पीड ऑफ द फोटोन, दैट इज x/5 मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज x, हमें निकालना x क्या है। उत्तरी फोटोन की बात कर रहा है सर, फोटोन की रिकॉइल स्पीड हाउ वी कैन फाइंड। तो भाई यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना है। एनीथिंग एल्स जो इसमें दे रखो, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है 1.6 × 10⁻27, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है 1.6 × 10⁻27 kg, ये तो हमें चलो दे रखा है। ठीक है, अब हमारे को तो यहाँ पे फोकस करना है कि हाउ टू फाइंड द स्पीड। देखो भाई, जो फोटोन होता है ना, अगर फोटोन के आप मोमेंटम पे फोकस करो, मोमेंटम ऑफ फोटोन वो होता है दैट इज m इंटू व्हाट इज दैट, c, ऑब्वियसली यही होगा। एंड c क्या है इसकी, ये स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन हमें रिकॉइल स्पीड चाहिए, तो बस हम यहां लिख देंगे दैट इज vr, दिस इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द फोटोन। तो हम यहां से वी आर निकाल लेंगे, और वी आर आपका आएगा p/m, दिस इज द मास ऑफ दैट एटम। और p को कैसे निकाले, क्योंकि p हमें नहीं दे रखा, फोटोन का मोमेंटम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये आपको समझना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा अच्छा बन गया टेक्निकली। अगर आप ध्यान से देखेंगे
मोमेंटम को बच्चों आप कहां से निकाल सकते हैं, देखो हमें पता है E इक्वल टू होता है mc² और E को आप लिख सकते हैं mc इंटू सी, एंड दैट इज द मोमेंटम। m इंटू सी फोटोन का मोमेंटम होगा, स्पीड ऑफ लाइट ली जाती है, राइट। तो यहाँ पे P मान लो, इसको P इंटू सी आ गया, अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, तो दैट इज E/c। यानी अब हमें एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, जो सेकंड से आ रहा है फर्स्ट पे आ रहा है, तो एनर्जी चाहिए आपको, कितनी एनर्जी का डिफरेंस हो रहा है। तो यहां पे कितनी एनर्जी है ये पता होना चाहिए, ग्राउंड में उसके पास कितनी एनर्जी होती है ये पता होना चाहिए बॉस, ठीक है। अगर ये नहीं पता फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा। और c इज द स्पीड ऑफ लाइट, वो तो ऑब्वियसली हमें पता है। तो बच्चों याद रखना, देखो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। अब यहां से भी एक बेस्ट कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा, उस पर भी कैसे क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, देखो जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें जो एनर्जी होती है, क्योंकि मैंने आपको लिखा है एनर्जी का फॉर्मूला, मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज एनर्जी इन nth ऑर्बिट माइनस 13.6 ओवर n स्क्वायर। हाइड्रोजन का है तो बस इसको ऐसे लिख लो। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो माइनस 13.6 बचेगा, यानी n1 पे जो एनर्जी है वो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ध्यान रखना। और याद रख सकते हो तो आपकी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी और फास्टेस्ट वे में यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। अब N2 पे अगर आप एनर्जी देखोगे ना बच्चों, N2 पे कितनी होगी, यहाँ 2 पुट करो, 4 से डिवाइड करो तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और इन दोनों का डिफरेंस चाहिए हमें, यहाँ ये डिफरेंस होता है एनर्जी, क्योंकि हाइयर टू लोअर आ रहा तो एनर्जी का डिफरेंस मैटर करेगा कि नहीं। तो अगर ये डेल्टा E या E बोल दो आप इसको एनर्जी के डिफरेंस को आप कैसे निकाल सकते हो, देखो दिस इज हाइयर एनर्जी, ये देखो नेगेटिव में ज्यादा है, मतलब ये कम हो जाएगी, ये ज्यादा है, तो माइनस 3.4 माइनस, और यहाँ आएगा माइनस 13.6, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, देख सकते हो। और वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा और इसको सब्ट्रैक्ट करके यही बचेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी आएगी और यहाँ से आप फोटोन का मोमेंटम निकाल सकते हो गाइज। सो दैट इज P इक्वल टू 10.2, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में बनाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। कैसे सर, 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बॉस, और डिवाइड में C करना है, यानी 3 इंटू 10⁸8, तब जाके आपका आंसर आएगा। आई थिंक सो, है ना, इसी तरीके से करना पड़ेगा कि नहीं, यस। तो यहां से जो भी मोमेंटम आएगा वो यहां पुट करोगे, और गाइज आई थिंक मोमेंटम कैलकुलेशन करके यहां से आ रहा है 5.44, दैट इज 5.44 इंटू 10⁻⁻27, ये आएगा मोमेंटम। आप डिवाइड करके देख लेंगे, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। फिर आप VR निकालने के लिए रिकॉइल वेलोसिटी P निकाल चुके होंगे, 5.44 इंटू 10⁻⁻27। देख लो कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन कितनी अच्छी बन गई है। ये इसका मास है 1.6 एटम का, एंड दैट इज -27। इसको सॉल्व करेंगे गाइज और आपका आंसर आपको लगभग 3.4 आएगा, 3.4 मीटर पर सेकंड। देखो स्ट्रॉन्ग तो है यार, है ना, कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग है, इसमें बेसिक है हालांकि, लेकिन कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। तो समटाइम क्या होता है, जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी कैलकुलेशन बहुत अमेजिंग होती है। तो कैलकुलेशन पे ध्यान देने का बॉस, ठीक है, डरने का नहीं, बट है ना, डरने का नहीं। अब ये एक कंसेप्ट आपको पता चल गया। आप बोलोगे यार सर अगर थर्ड ऑर्बिट होती है यहाँ पे उसकी एनर्जी, तो यहाँ 3 पुट करो, उसकी भी एनर्जी आएगी। तो भाई यहाँ मैं थोड़ा सा ना आपको बता देता हूँ, इधर बताता हूँ, ठीक है। तो याद रखना, इसको आगे के लिए काम आएगा क्योंकि बहुत अमेजिंग है। अगर ये ग्राउंड स्टेट है, फिर ये इसकी हायर स्टेट, फिर इससे ऊपर वाली, फिर इससे ऊपर वाली, फिर इससे ऊपर वाली, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेट्स सी, ठीक है। तो देखो जब आप n इक्वल टू 1 पे निकालोगे, n2 पे निकालोगे, n3 पे निकालोगे, ठीक है, फिर आप n4 पे निकालोगे, फिर आप n5 पे, 5 तक याद रख सकते हो तो याद रख लो, मजा आ जाएगा। याद रखोगे तो बहुत अमेजिंगली कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएंगी और क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे। कभी कभी तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये एनर्जी याद रही। आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे सर, अभी बताऊंगा ना, क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, अभी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप 3 पुट करोगे ना यहाँ पे, 3 से डिवाइड करो तो ये आएगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रख लो, जैसे मैंने याद रखा, मेरे को याद है। 4 से डिवाइड करोगे यानी 4 का स्क्वायर, 16 से डिवाइड करोगे माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा गाइज। आई थिंक यही होना चाहिए, राइट। माइनस 16 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, हाँ, और 5 से डिवाइड करोगे माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो दीज आर द एनर्जी, ग्राउंड स्टेट पे इतनी होगी, उसकी हायर यानी n2 पे इतनी होगी, 3 पे, 4 पे। तो ये ऑर्बिट का नंबर भी आपको मिलता जा रहा है। अगर 4 की बात कर रहा है तो माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी क्वेश्चन में अगर कभी भी ये एनर्जी दे रखी, समझ जाना उसका ऑर्बिटल नंबर 4 होगा। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, फिर आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, पक्का 100%, ठीक है। तो देखा अमेजिंगली, फोटोन वाला मोमेंटम भी देख लिया, एनर्जी भी देख ली, ये वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया हमारे को, ठीक है। स्पेक्ट्रल जो सीरीज बन रही है वो भी हमने देख लिया इसमें, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसी से आपको एक आइडिया भी लगेगा कि हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन
इन्हीं से तो बन रहे हैं सारा, मतलब सारा खेल ही इसी चीज का है यार, आपको बस समझ आना चाहिए, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से लोअर पे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, जब वो लोअर से हायर पे जाएगा ट्रांजिशन करने के लिए तो उसको एनर्जी चाहिए होती है ना, वो एनर्जी कहीं से लेगा, है ना, एनर्जी गेन करेगा तब हायर स्टेट पे जाएगा। भाई हाई से लो पे तो हम अपने आप आ सकते हैं ना, लेकिन लो से हाई पे थोड़े ही चले जाएंगे, तो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको अपने आप को नीचे से ऊपर को जाने के लिए, जंप करने के लिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर दिमाग लगाते हैं, कैसे दिमाग लगता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बॉस। बस बने रहना मेरे साथ, आप लिस्ट मतलब नोट्स बनाते रहना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। सेट 2 पूरा मैं दूंगा आपको, डाउनलोड आप कर लेना, डोंट वरी, और उससे फिर क्वेश्चन करना इन्हीं सारे कंसेप्ट का। फिर आप देखोगे कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में मिलते जुलते क्वेश्चन ही आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी सेम रिपीट हो रहे हैं, तो दिस इज अमेजिंग, दिस इज द पावर ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन, दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस प्रैक्टिस, कि शिफ्ट 1 में जो आपने पढ़ा होगा उसी जैसे क्वेश्चन शिफ्ट 2 में भी आपको अप्रैल में जो होता है उसमें मिल जाएंगे, मतलब अटेम्प्ट 2 में, राइट। तो वो अटेम्प्ट 2 को आप प्रिपेयर कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर जर्नी, राइट। तो मजा आएगा बॉस, उसमें आपके लिए थोड़ा सा और टाइम होगा, और डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं तो और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना एक्चुअली वो है स्टेटमेंट वाला, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस हमारे एक सेट में देखा गया था, इसकी के शायद इसका था, और ना न्यूक्लियर फिजिक्स का एक सेट में था, एक सेट शिफ्ट 1 में न्यूमेरिकल ज्यादा थे, शिफ्ट 2 में असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, तो उसके लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी लाजमी है, ठीक है। चलो इसमें बोला है कि 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या, आप सम टाइम अगर आपने बेसिक भी पढ़ रखा है, जस्ट रीडिंग कर रखी है, तो आप जस्ट पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर करके आ सकते हैं। कैसे सर, देखो इसमें उसने बोला मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, ठीक है, एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन अ टाइनी न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इज रदरफोर्ड्स मॉडल। यस ऑब्वियसली ये रदरफोर्ड ने ही दिया था। उसने बोला कि भाई जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना, एक टाइनी न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेट करता है और जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके अराउंड घूम रहे होते हैं, ठीक है भाई। ऑब्वियसली अगर आपका ये न्यूक्लियस पार्ट है तो इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके अराउंड जो ऑर्बिट होगी उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो ये मॉडल किसने दिया था, वो ये बोलना चाह रहा है, तो रदरफोर्ड ने दिया था। ऑब्वियसली रदरफोर्ड ने दिया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए बस, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखो, एन एटम इज ए स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, है ना। तो एक स्पैरिकल और होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड फॉर्म में होंगे। और याद करो जस्ट लाइक वाटरमेलन, ये जस्ट लाइक वाटरमेलन, और ये मॉडल किसने दिया था, याद आ गया होगा आप सबको, ठीक है। सो इज ए स्पेशल केस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, नहीं। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑप्शन। उसने बोला ये भी रदरफोर्ड ने दिया था, नहीं ये तो जे थॉमसन ने दिया था। तो याद करो जे थॉमसन ने दिया था कि नहीं, यस। उसने बोला था भाई एक तरबूज की तरह होता है, भाई उसमें जैसे तरबूज होता है ना, उसका मटेरियल होता है, उसमें उसके सीड्स होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, राइट, वो उसमें एम्बेडेड होते हैं, बस वैसे ये वाला मॉडल तो जे थॉमसन ने दिया था। और जो रदरफोर्ड का था भाई, एक टाइनी सा स्पेस है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अराउंड जो ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ये रदरफोर्ड ने दिया था, यस। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ओके। तो आप टिक करके आ जा सकते हैं, स्टेटमेंट इज ट्रू एंड बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो हो गया, कमाल है बॉस। मतलब सर ऐसे बेसिक भी, यस, बेसिक स्टेटमेंट असर्शन रीजन से जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इसकी समाप्ति की तरफ। जो एटॉमिक फिजिक्स का एटॉमिक फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला जो सेट है, और उसके बाद हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो में हम 2 चीज यहाँ पे कवर कर लेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्वेल्व नेचर में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डी ब्रोगली वेवलेंथ है, जिसपे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं, दोनों से ही आते हैं। फिर वो सेकंड में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ज्यादा लेंथी भी नहीं बनेगी वीडियो, और हमारे सारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता चलेंगे, ठीक है बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पता क्या है, देखो आप पढ़ लो यार, उसमें क्लियरली बोला है कि हाइड्रोजन एटम इज बॉम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। यानी जो हाइड्रोजन एटम है उसको बॉम्बार्डेड किया गया, मतलब उस पे बाहर से एनर्जी दी गई है उसको, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके, है ना। उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v व्हिच कॉजेज द एक्साइटेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। मतलब आप ये मान के चलो, अगर हाइड्रोजन एटम आपकी ग्राउंड स्टेट में होगा, मान ले यहाँ पे होगा, ठीक है, और इसको बाहर से एनर्जी देते हैं हम, बाहर से एनर्जी बॉम्बार्डेड, बाहर से एनर्जी, तो ये एक्साइट होके अपनी हायर स्टेट पे जाएगा, यहां से हायर स्टेट पे जाएगा। भाई मैंने आपको बताया था लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे कब जाएगा, जब बाहर से एनर्जी दोगे तभी जा सकता है। कोई भी चीज हम नीचे से ऊपर फेंकनी पड़ेगी तभी जाएगी हायर, राइट। ऊपर से कोई भी चीज अपने आप नीचे आ सकती है ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड।
if the experiment is being formed at t equal to 0 Kelvin, so the minimum potential difference needed to observe any Balmer series lines in the emission spectra will be this. ओके, द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, देखो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होगा उसकी जो एनर्जी होगी उनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है, तो कितना पोटेंशियल के थ्रू आप उसको एक्सलरेट कर रहे हो, उसका जो एनर्जी का डिफरेंस होगा कि कहां जा रहा है, किस स्टेट में जा रहा है, उनका एनर्जी का डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा और कहां पे आना चाहता है फिर उस सीरीज को बनाने के लिए। तो कौन सा सीरीज बनाएगा? बार्मर। देखो आप ध्यान से समझो भाई, बार्मर सीरीज बनाने के लिए उसको 2 पे आना पड़ेगा, लेकिन 2 पे आने के लिए ग्राउंड से एक्साइट होके पहले से हायर पे जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 पे जाना पड़ेगा उसको। आप समझ रहे क्वेश्चन की मस्त तरीके से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो आप। देखो वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ग्राउंड से देखो उसने बार्मर सीरीज बनानी है। अभी मैंने आपको बताया था बार्मर सीरीज तभी बनाएगा जब वो सेकंड पे आएगा, तो सेकंड पे या तो थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, फिफ्थ, उससे हायर से कहीं से भी आ सकता है, तो बार्मर सीरीज बना देगा। आप समझ रहे हो बार्मर सीरीज कब बना रहा है? लेकिन बार्मर सीरीज बनाने के लिए उसको 2 से ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब उसको ग्राउंड स्टेट पे से आपको थर्ड पे तो लेके जाना पड़ेगा यहां तक, तब यहां पे जाने के बाद वो यहां वापस आएगा, तब वो बार्मर सीरीज बनाएगा। है ना अमेजिंग? तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी अभी जस्ट क्वेश्चन कराया था उसकी एनर्जी याद है तो ये बहुत आसान है, अदरवाइज इसमें बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। देखो चूंकि वो ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे उसके पास कितनी एनर्जी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चूंकि हमें बार्मर सीरीज बनानी तो उसको एटलीस्ट 2 से ऊपर थर्ड पे लेके जाना पड़ेगा, और थर्ड पे कितनी एनर्जी होती है अभी बताया था मैंने, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अगर ये याद है क्वेश्चन ईजिली हो गया। अब इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस देख लो बच्चों, इसका और इसका, कि 1 पे है, इसको बाहर से एनर्जी दी, थर्ड पे चला गया, तब सेकंड पे आएगा, तभी बार्मर सीरीज बन सकती है। तो व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस? तो एनर्जी डिफरेंस आपका आ जाएगा दिस इज -1.51 -13.6। जब इसको आप सॉल्व करोगे दैट इज पॉजिटिव में आएगा क्योंकि प्लस हो जाएगा, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज द जो यहाँ पे बनेगा, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है किसके इक्वल होगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस आप वहां पे अप्लाई करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज। और उसने यही बोला कि भाई जब बार्मर सीरीज बनाएगा तो कब बनाएगा? जब थर्ड से 2 पे आएगा, तो पहले उसको थर्ड पे लेके जाना पड़ेगा, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इतने पोटेंशियल की। तो ये जो पोटेंशियल है ना वहां पे उसने बोला मिनिमम पोटेंशियल जो डिफरेंस रिक्वायर्ड है वो बताओ बार्मर सीरीज बनाने के लिए कितना है? तो उसने बोला α/10 वोल्ट है। उसने क्वेश्चन दिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो α/10 वोल्ट है। तो भाई α/10 का मतलब हमें ये निकालना पड़ेगा। तो इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया 12.1 आया ना, 12.1 आया, यस तो हम इसको लिख सकते हैं 121/10, है ना। तो ये देखो इस रूप में इसको देख लो, तो ये अल्फा हो गया, ये 10 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? दैट इज 121। सिंपल, ये पूछा है कि बताओ अल्फा क्या होगा। देखो है ना अमेजिंग। अमेजिंग तब हुआ ये, आसान तब हुआ ये जब आपको ये याद था, अदरवाइज आपको निकालनी पड़ती ना एनर्जी उस फॉर्मूले का यूज करके, En वाले का -13.6 ओवर n² वाले का। अंडरस्टैंड? यस, दिस इज द पावर ऑफ दिस, यू नो, दिस जो भी हमने लिखा था, जो भी हमने पढ़ा था, जो भी कंसेप्ट हमने सीखा था, भाई वो ना याद रखो आप, ठीक है बच्चों। और इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप याद रखो यार, टेंशन नहीं लेने का, बस आप उसको समझते रहने का मेरे साथ, और जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनते रहने का, समझते रहने का, उसके नोट्स मेंटेन करने का। तो 100% यार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आए, क्या बात कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं बॉस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही है, पढ़ो, टिक करो, फटाक से सॉल्व करो, ठीक है। उसका डेटा याद होना चाहिए, और ये डेटा बहुत बार हम पढ़ते हैं जब हम रिवाइज करते हैं, बट हम ये मान के चल रहे हैं हमने तो सर रिवाइज ही नहीं किया, तो डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ ना। देखो उसने बोला था रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी। उसने बोला रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी। मान ले काइनेटिक एनर्जी तो चलो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हाफ mv² होता है, मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगी उसका स्क्वायर है वो पॉजिटिव करेगा, ओवरऑल ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है बॉस, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे अगर नेगेटिव होगी। ये रेशियो हमारे से पूछा है किस कंडीशन में? ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th एक्साइटेड स्टेट। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी? 5th एक्साइटेड स्टेट। एक चीज आपको बता दूं, देखो मजा आएगा, कोई सी भी एक्साइटेड स्टेट पूछे, 3rd 5th 1st व्हाटएवर, n का कोई भी नंबर ले ले, उसकी ऑर्बिटल नंबर कोई भी ले ले, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, ठीक है सर, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z तो 1 ही हो गया, और n डिपेंड करेगा किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 5th है, 6th है, ये n1 होता है। इसकी अगर मैं ग्राउंड की एक्साइटेड बोलूं, जो उसके जस्ट ऊपर वाली होगी वो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड होती है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4th और ये 5th है। उसने बोला 5th, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 आएगी।
तो n की वैल्यू ना कुछ भी हो, एक्चुअली ये रेशियो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये n पे डिपेंड ही नहीं करता। कैसे सर? मतलब ध्यान से रखना बच्चों, नोट करके ये पॉइंट याद रखना आपने। क्या सर? देखना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो हमेशा टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। जो भी टोटल एनर्जी आएगी, अब टोटल एनर्जी क्या होती थी याद करो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल एनर्जी होती थी -13.6 ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, वैसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकालते हैं। तो ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं, डेरिवेशन होता है इसका, वो सॉल्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो भी होती है, चूंकि ये पॉजिटिव होती है, वो टोटल एनर्जी के इक्वल रहेगी इन मैग्नीट्यूड। अगर इन दोनों का रेशियो पूछता तो देखो, काइनेटिक एनर्जी ओवर टोटल एनर्जी, चूंकि ये नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए हम इसका मॉड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉस, इसका मैग्नीट्यूड ये डबल होती है टोटल एनर्जी के। ठीक है, क्या होती है? डबल होती है, बहुत ध्यान से समझना। और चूंकि टोटल एनर्जी काइनेटिक के इक्वल होती है, तो पोटेंशियल जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा वो 2 टाइम्स होगा काइनेटिक एनर्जी से, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डबल होती है काइनेटिक एनर्जी से। और रेशियो पूछा है काइनेटिक टू द पोटेंशियल, तो हम यहां लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये याद रख लेना, बस हो गया काम, ये याद रख लेना, हो गया काम। ठीक है, तो देखो दिस बाय दिस, तो ये 1/2 आएगा। ऑप्शन चेक करो, 1/2, बस ये याद रखो, खत्म कहानी। ठीक है बॉस, तो इट डजंट डिपेंड अपॉन द नंबर कौन सा है, एक्साइटेड स्टेट है या कौन सी स्टेट है, कोई भी है, ये डिपेंड नहीं करता, फिक्स रहेगा रेशियो। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट कि भाई काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है मैग्नीट्यूड, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इन दोनों से डबल होती है। सिंपल सिंपल सिंपल। ओके, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव, वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ओनली। चलो भाई धुरंधर खिलाड़ियों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें ना लास्ट 2 4, अभी तो 4 क्वेश्चन है बॉस, 4 हैं, यस, 1 2 3 4 क्वेश्चन इसमें है। उसके बाद हम न्यूक्लियर फिजिक्स की भी तो बात करेंगे बॉस, और ये कंप्लीट आपको एटॉमिक फिजिक्स मिल जाएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। फिर आप धुआंधार तरीके से अप्रैल वाला शिफ्ट सॉल्व कर सकते हो, जो यहाँ से डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा। बट कब करोगे उसको? जब ये कंप्लीट आप ध्यान से पढ़ लोगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट की लिस्ट आप बना लोगे। फिर भी कोई डाउट आएगा कमेंट करके बता दियो यार, मतलब मैं हूं ना आपके साथ, डोंट वरी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एक्चुअली में ऑलरेडी हमने कर लिया है, बट ये चूंकि आया था कौन सी शिफ्ट में आया था? शिफ्ट 1 30 जनवरी को शिफ्ट 1 में आया था, और इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अभी किया था। देखेंगे कैसे किया था सर। ठीक है, उसने बोला इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन एन एक्साइटेड स्टेट इज हैविंग द एनर्जी। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, और एक एक्साइटेड स्टेट में है, जहां पे उसकी एनर्जी दे रखी है, किसी स्टेट में हमें नहीं पता, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दे रखी है। ठीक है, उत्तरी जिस भी स्टेट में एनर्जी होती है, याद करो उस स्टेट का नंबर क्या है, अभी बताया था मैंने, याद करो। 1 पे कितनी एनर्जी थी, देखो बार बार आ रहा है बॉस, ये 2 पे कितनी थी, इसका मतलब एक घना इंपॉर्टेंट होने वाला थारे वास्ते, राइट? दिस इज 4 एंड 5 पे कितनी थी, आप समझो, है ना? इस पे मत जाओ स्ट्रक्चर पे, मैंने कैसे कैसे ड्रॉ कर दिया, जस्ट रैंडम, राइट? इस पे कितनी थी? -13.6, माइनस में आना -3.4, इस पे -1.51, 4 पे कितनी थी? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी तो लिखाया था, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन का एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी किसी हायर स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, तो उस एक्साइटेड स्टेट में जो उसकी एनर्जी है, इस एनर्जी जो जिस स्टेट में उसका जो नंबर है n वो 4 है, तो हमें डायरेक्ट ही मिल गया कि एनर्जी तो 4th वाली ऑर्बिट में होती है। ठीक है, ओहो अच्छा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशन टू लोअर एनर्जी, जब वो इलेक्ट्रॉन बॉस 4th वाली में बैठा है, और वो जब नीचे आएगा ना, नीचे यहां पे आए या इस पे आए या इस पे आए, कहीं भी आए, अपनी लोअर एनर्जी पे जब भी आएगा, है ना, तो वो बोल रहा है कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन वो फॉलो करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस, मतलब वो स्पेक्ट्रल सीरीज कितनी मिट करेगा, ये पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों, ऑर्बिट का नंबर पता होना चाहिए, और कैपिटल N इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2, यानी NC2, ये आप यूज कर सकते हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स वो बनाएगा, यानी कितने ज्यादा उसके नंबर होंगे, वो यहां से आप निकाल सकते हो। तो ऑर्बिट का नंबर बस पता होना चाहिए, n4 है, यहां पुट कर दो, 4 इंटू 4 माइनस 1/2, दैट इज 2 इंटू 3 एंड दैट इज 6 बनाएगा बॉस। ऑप्शन चेक कर लेंगे आप, है ना, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनाएगा, है ना, बस ये याद रखना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल कभी कभी लाइंस पूछ लेता है, इसमें पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने करेगा, तो 6 ट्रांजिशन करेगा। मतलब सर इसका मतलब क्या है, 6 ट्रांजिशन कैसे, मतलब देखो भाई आप समझो, वो है 4th में, 3rd 2nd 1st, ये 4th है, ये 3rd है, ये 2nd 1st, तो
या तो डायरेक्ट फोर्थ से 1 पे आ जाए तो ये एक लाइन बन गई, उसकी एक तरीका हो गया, या वो डायरेक्ट 2 पे आ जाए तो दूसरा तरीका हो गया, या जो पहले 3 पे आए, 3 तरीके हो गए। और जब वो 3 पे आएगा तो 3 से आने की पॉसिबिलिटी अब उसके पास क्या है, 3 वाले से सेकंड पे आ सकता है या डायरेक्ट इस पे जा सकता है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए ना। अब जब वो 2 पे आया तो 2 से भी वो 1 पे आ सकता है, तो 6। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन्स वो यहाँ पे क्रिएट करेगा, ये मतलब है इसका। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। अमेजिंग। और हाँ, ये क्वेश्चन लेंथी हो सकता था अगर आपको इस एनर्जी के रिस्पेक्ट में ऑर्बिटल नंबर ना याद हो डायरेक्ट, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा किससे, एनर्जी वाले फॉर्मूले से, -13.6 ओवर एन स्क्वायर से। एनर्जी यहाँ पुट करनी पड़ेगी 0.85 माइनस में, यहाँ से एन निकालना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, तो टाइम तो नहीं होता बॉस एग्जाम में, ठीक है, इसलिए याद रखो, है कि नहीं। अमेजिंग, यस। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो बच्चों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है, इस पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। सो क्या इससे करेंगे सर, कर लेंगे यार। देखो उसने बोला एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth बोहर ऑर्बिट हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एंड दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर x। तो उसने बोला कि अब की बार वो मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो गाइस वैसे तो हम लोग ना मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से डिनोट किया है उसने, हम एम से भी डिनोट कर सकते हो आप, तो उसने म्यू दिया तो म्यू ही ले लेते हैं। और वो किसी nth ऑर्बिट में है, बोहर वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। ये न्यूक्लियस है, यहाँ कोई rn डिस्टेंस अवे होगा, है ना, और या उसकी वेलोसिटी nth ऑर्बिट में कुछ होगी, और ये जो रोटेट कर रहा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है। तो बच्चों जब भी मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेगा, बहुत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इसका रिलेशन आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है ई वी, उस ऑर्बिट में जिस भी nth ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी है वो ले लो, उसकी रेडियस ले लो, और बाई 2। ये रिलेशन याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, और इससे आसान हो जाएगा। तो वो बोल रहे हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एन की पावर कितनी है, हमें एक्स चाहिए, ये दे रखा है आपको, ठीक है। उस nth ऑर्बिट में, जो भी nth ऑर्बिट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जो उसका ऑर्बिटल नंबर होगा, उसकी पावर किस पावर पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, किस पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसे करोगे सर, तो यार कमाल से, अगर आपको ये याद है ना, तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। देखो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एन और आर एन, और हमारे को पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वी एन जो होता है वो एन पे कैसे डिपेंड करता है, 1/n करता है ना, और जो आर एन है वो एन पे कैसे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर। तो इसका मतलब जो म्यू होगा वो वी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वी एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/n लिख दो। और आर एन एन के एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली, तो ये एन स्क्वायर लिख दो, एक एन कैंसिल, तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो यानी इसकी तो पावर 1 है, यानी एक्स की वैल्यू 1, खत्म। बट ये याद होना चाहिए, अगर ये याद नहीं है ना बॉस, इसको निकालने में, इसको डिराइव करने में, इस रिलेशन को तेल निकल जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो उससे बेटर तो हम क्वेश्चन को छोड़ ही दे, है ना। लेकिन यार लास्ट में करें, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन दिया कि करना ही पड़ेगा वही, तो फिर लास्ट में करें, अदरवाइज जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन, बहुत काम आएगा, आगे भी काम आएगा। तो बस देख लो, हो गया क्वेश्चन, है कि नहीं, इजी तो है सर, मतलब कर सकते हैं अगर याद हो। यस, लास्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इसका लास्ट नहीं, अभी तो 2 हो रहा है इसके बाद यार, ठीक है। वो देखो कमाल की चीज, देखो आप इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू, जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट कर रहे हैं, टोटल 11 क्वेश्चन है केवल, लेकिन पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा बॉस, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत अमेजिंग है, ठीक है, विद क्वेश्चंस, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, देखो बहुत ही ज्यादा पहले मैं देखता था कि यार नीट वगैरह, नीट जैसे मेडिकल का जो एंट्रेंस होता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते थे, बट जब से ऑनलाइन के ये सेट वाले पेपर होने लगे हैं, तो इनमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेसिक वाले पूछे जाते हैं, तो इट्स ओके, हम कर सकते हैं। उसने बोला मास डिफेक्ट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज दिस। उसने बोला देखो मास डिफेक्ट, आगे पढ़ेंगे हम इसको, राइट। अभी मास डिफेक्ट की जो वैल्यू दे रखी है, मास डिफेक्ट वो 0.4 ग्राम, फिलहाल के लिए मान के चलो मास डिफेक्ट इज जस्ट अ मास, कि एक मास ही है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4 ग्राम, तो इसको आप 0 ग्राम को केजी में चेंज कर लेंगे, पहले तो चेंज करना है बॉस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड इज, हमें इस मास के रेफरेंस में कितनी एनर्जी ये रिलीज करेगा, अगर इस मास को हम बर्न कर लें या हम इसका यूज करें, जैसे हम बॉम्ब बनाते हैं फिर उनको कहीं पे डालते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देते हैं, तो वो एनर्जी की बात कर रहा है, कितनी एनर्जी रिलेट करेगा, और वो एनर्जी दे रखी है उसने n टाइम्स ऑफ 10⁻⁷। तो एनर्जी जो इससे रिलीज होगी वो दे रखी है n टाइम्स ऑफ 10⁻⁷ किलोवाट आवर में, ये ध्यान रखना, यूनिट देखो उसकी किलोवाट आवर है, ठीक है। n की वैल्यू बताओ यहाँ क्या होगी, n टाइम्स जो है स्पीड ऑफ लाइट, तो हमें पता ही है, ठीक है। तो बच्चों ये तो तुम ऐसे ही कर लोगे कि जब भी मास
मास गिवन और एनर्जी पूछे तो बाबा को याद कर लो और बाबा का रिलेशन यूज कर लो, दैट इज mc स्क्वायर, खत्म कहानी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू आएगा दैट इज m 0.4 इंटू 10⁻³ और C आपको बताइए 3 इंटू 10⁸8 का होल स्क्वायर, तो 0.4 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16, ठीक है गाइज। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, दिस इज 9 इंटू 4 दैट इज 36 यानी 3.6 हो जाएगा, और -3 ये 13 हो जाएगा, दैट इज 13। तो हमें इसको 7 पावर में लेके आना है, बाकी पावर को हटा दो, तो हम लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻, कितना बनेगा, दैट इज 5 इंटू 13 है ना बॉस, हाँ 13 ही बचेगा, तो 5 और इंटू 8 हो जाएगा यहाँ पे आई थिंक, और अगर ये 8 होएगा तो एक 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, उसको 36 कर लो आप, तो 10⁻4 हो जाएगा ना, इंटू 10⁻7 आई थिंक ऐसे ही बात कर रहा है। नो मैं इसको रिड्यूस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किलोवाट आवर भी तो बनाना है, ये भी तो बनाना है बॉस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 कर लेते हैं, और 6 करेंगे तो 7 हो जाएगा फिर यहाँ, ठीक है, सिंपल। अब देखो ये जो वैल्यू होती है ना, ये कुछ 10⁻7 तो आ गया, n बताना था मैंने, और ये ये जूल में आया, एक्चुअली ये जूल में आएगा, लेकिन हमारे को जो यूनिट दे रखी है वो किलोवाट आवर दे रखी है। बच्चों याद करो, बचपन में पढ़ा है आप सबने, 1 किलोवाट आवर में जो जूल में एनर्जी होती है वो होती है 3.6 इंटू 10⁻, कितना है 6, इतनी होती है, ध्यान रखना, दिस इज द एनर्जी, राइट, ये होती है। बस अगर आपको ये डेटा याद है तो इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, इसकी जगह आप लिख दोगे 1 किलोवाट आवर और इंटू 10⁻7 एज इट इज रहेगा। तो n की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिप्लेस्ड बाय 1 किलोवाट आवर, और यही पूछा है n टाइम ऑफ दिस, और 10⁻7 है तो n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखो कितने फास्टेस्ट तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको बेसिक क्लियर है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं कि नहीं, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके, फॉर्मूले याद करके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे तो आई गारंटी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, आई गारंटी, ठीक है बॉस। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। कहानी यह है कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं अब हम, ठीक है, और देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है और इससे हमारे से क्या करवाना चाह रहा है, ठीक है, ओके। सो गाइस दिस इज द एटॉमिक फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सीट का, राइट, और फिर नेक्स्ट हम न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करेंगे और मजा आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं और कंप्लीटली आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है बॉस। तो देखो उसने बोला एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम, नो पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक आयन है, ठीक है, एमिट्स द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है। When it makes a transition from N2 to N1, ओ 3 वही वाली बात कर रहा है, तो कि ऑर्बिट वाली बात कर रहा है, जैसे 2 और दिस इज 1, लेट्स ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। वो बोल रहा है जब ये बंदा यहाँ से 2 से 1 पे आ रहा है ना, तो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी है भाई, देखो आराम से समझने का, ठीक है। और जब भी ट्रांजिशन होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज वाला, आपको याद आना चाहिए अब, ठीक है। जब एक ऑर्बिट से हायर से लोअर में जा रहा है बॉस, ठीक है। अब वो पता क्या पूछ रहा है, बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अगर वो 3 से 1 पे आए, यानी अगर वो इससे भी हायर स्टेट से 1 पे आए, यानी यहां से आए, अगर यहां से, तो जब यहां से आएगा तो कितनी फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा, μ2, इसको मान लो μ1, जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये निकालनी है। तो भाई हमारे को पता है यार, ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं 1/λ वाले फॉर्मूले से, RZ² 1/n1² माइनस 1/n2², सिंपल। और ये 1/λ जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही आपकी फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर, राइट, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको पता ही है हम किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो दिस इज 1, अगर वेवलेंथ पूछता तो 1/λ, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो μ इक्वल टू RZ² कर दो सिंपली, क्योंकि ये सी पे डिपेंड करेगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमें तो ऑर्बिटल नंबर से पता है, देखो 2 से 1 पे आ रहा है, यानी n1 लेंगे जहां पे आ रहा है 1 और n2 लेंगे जहां से आ रहा है, दैट इज 2। तो ये केवल इस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं लिखूंगा कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज 1/n1² माइनस 1/n2², इस पे फोकस करना है, दिस इज आवर पॉइंट जो मेन है, जो हमें याद रखना है यार। तो कैसे करेंगे सर, तो μ1 यहां वैल्यू पुट करो, देखो आप लिखेंगे दैट इज μ1 इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दूं चलेगा, यस, तो मैं लिखूंगा 1/μ1 के लिए 2 से 1 पे, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर डिवाइड कर दो μ2, दैट इज किस पे, कहां से आ रहा है 3 से 1 में, तो 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस 3 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो यार, ठीक है। तो μ1 को बाद में चलो पुट कर लेना, यहाँ पे सॉल्व करो, देखो 4 एलसीएम लोगे, 4 - 1 3/4 बचेगा,
डिवाइड में यहाँ पे आएगा 9 - 1 दैट इज 8/9 बचेगा गाइस, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा सबसे 3 × 9 हो जाएगा, दैट इज 4 × 8 हो जाएगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी नीचे लिए आपको दे रखी है 3 × दिस, 3 × 10⁻15 और μ2 पूछ रहा है, और ये बचेगा 3 × 9/4 × 8। ये कैंसिल गाइस, μ2 यहाँ से आप जब निकालोगे तो 32 इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा 10⁻15 और बचेगा नीचे 9। और आपको क्या गिवन है, उत्तरी x/9, तो x मतलब ये 10⁻15 भी है, हाँ, तो बताओ x की वैल्यू, तो x आ गया 32, खत्म। तो जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, रिमेंबर द फॉर्मूला, जस्ट बेसिक कैलकुलेशन, पढ़ सकते हो, उड़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यार। तो आपने देखा एटॉमिक फिजिक्स के इन क्वेश्चंस के थ्रू सारे लगभग कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिए गाइस। इतना भी अगर याद करके जाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट, कोई दिक्कत, कमेंट करके बताते रहियो, शर्माने का बिल्कुल भी नहीं। 30 डेज में आपको कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट रिवीजन मिलने वाला है आपके एंट्रेंस को फिजिक्स में क्रैक करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है बॉस। आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आएगी, तो सिक्योर मान लोगे। अगर आप फ्रेश भी हो ना, तब भी आप एनआईटी को तो सिक्योर मान ही सकते हो, अगर आप इस तरीके से रिवीजन करके जाओगे, ठीक है बॉस। क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके अमेजिंगली, राइट। अभी हम न्यूक्लियर फिजिक्स वाले क्वेश्चंस का भी इसी लेक्चर में यूज करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और आ सकते हैं, उसका सॉल्व करेंगे। ओके, बने रहना, बहुत जाने का नहीं कहीं भी। ओके ओके, सो वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड फेज, ठीक है। और यहाँ बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के सारे क्वेश्चन, जिसमें आपकी रेडियो एक्टिविटी वैसे इस बार हटा दिया, बट फिर भी आ सकती है, तो देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर उस पर कोई क्वेश्चन आया तो हम उसको रिवाइज कर लेंगे साथ ही साथ, राइट। अदरवाइज जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे जिसपे क्वेश्चन आते हैं, राइट। चलो, तो बच्चों यहाँ पे सबसे जो पहला क्वेश्चन है ना आपका, वो है द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर दिस। तो देखो मास नंबर दे रखा है आपको, A1 मान लेता हूं मैं इसको 64, और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है आपको 4.8 फर्मी, ठीक है, दैट इज फर्मी। ओके, अंडरस्टैंड। तो उसने बोला है, ऐसे क्वेश्चन है वैसे ज्यादातर आते ही रहते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना, छोटा जा, लेकिन अमेजिंग है, इस पे क्वेश्चन लगभग आते ही रहते हैं यार, ठीक है। रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस की जब भी बात करें ना, न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर इतना, एक न्यूक्लियस होगा और उसकी रेडियस हमने मान लिया R1 और उसका मास नंबर हमने मान लिया A1। और हमें बस ये पता होना चाहिए रेडियस की जो रेडियस होती है न्यूक्लियस को फाइंड कैसे करते हैं। उसने बोला फाइंड द मास नंबर ऑफ अनदर न्यूक्लियस हैविंग द रेडियस, मतलब एक दूसरे वाला है न्यूक्लियस, उसकी जो रेडियस है R2, आई थिंक वो दे रखी 4 फर्मी, ठीक है, और उसका A2 पूछ रहा है, उसका मास नंबर पूछ रहा है, ठीक है बॉस, और वो दे भी रखा है 1000/x। तो बताओ x क्या होगा, है कि नहीं? यस। तो देखो बच्चों, जब भी न्यूक्लियस की रेडियस की बात करें, किसकी बात करें, तो बच्चों याद रखना न्यूक्लियस की रेडियस हमेशा मास नंबर की पावर 1/3 पे डिपेंड करती है। ये रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर रेडियस की बात ना करें, न्यूक्लियस के वॉल्यूम की बात करें, तो जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, वो एटॉमिक जो मास है आपका, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हम न्यूक्लियस को स्फेरिकल मानेंगे तो जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है। तो जब आप यहां से रेडियस निकालोगे तो देखो उस पे 1/3 आएगा r निकालने के लिए, लेकिन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है। अब देखो हो गया, पहले की रेडियस, दूसरे की रेडियस, पहले का मास नंबर, दूसरे का मास नंबर, और इसकी पावर 1/3 सर। R1 कितनी दे रखी है सर? 4.8। R2 कितनी है सर? 4। A1 कितना है सर? 64। A2 कितना है सर? निकालने का बॉस, निकालने का। इसको सॉल्व करो, 1.2 आएगा। 1.2 = 64/A2 का होल स्क्वायर करो। इसको आप लिख सकते हो 12/10, राइट। इस यहाँ सॉरी, दिस इज 1/3। अब इसको 1/3 हटाने के लिए इसका क्यूब हो जाएगा इधर, और ये बचेगा 64/A2। इतना तो समझ ही जाओगे ना यार। अब तो जस्ट बेसिक कैलकुलेशन, जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो 64/A2 आ गया गाइज, ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 1000, नो 12 जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ से A2 निकालो, देखो आप A2 निकालोगे 1000 × 64/144 × 12। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चों ये बचेगा 1000/27। तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 27 आएगी। 1000 एज इट इज रखो, जो क्वेश्चन में पूछा 1000/x। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, इन सबको सॉल्व कर लो तो यहाँ 27 बचेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी अमेजिंग, आगे भी आ सकता है ना। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कभी पूछेगा, उसके एटॉमिक मास की पावर 1/3 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम
मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिंगल पावर के साथ। अंडरस्टूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बॉस। देखो ये फॉर्मूला क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली में थियोरेटिकल कंसेप्ट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो जस्ट रीड करना है बॉस, ठीक है? ये तो पता होना। देखो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको थियोरेटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। तो उसने बोला फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, तो बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, ई तक दे रखे हैं बॉस। तो ए में जो लिखा है वो लिखा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। ये तो पता है, ये तो पता है। एंगुलर जो मोमेंटम होता है एन टाइम होता है h/2π, n टाइम्स होता है, और n यहाँ पे इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है? इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए मतलब। ओके सो उसने बोला इसमें से कौन से करेक्ट है? ये तो करेक्ट है, पहले वाला ए करेक्ट हो गया। न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिल्कुल नहीं करते, ये भी सही है। जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते। जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो इसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही है, पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, बिल्कुल ये स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। आप देखेंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको, ठीक है? बिल्कुल सही है ये भी। न्यूक्लियर फोर्सेज आर सेंट्रल एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, नहीं भाई उनके अंदर तो चार्ज पॉजिटिव होता है, ये गलत हो गया है ना? तो यानी डी यहाँ पे सही नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, बिल्कुल सही है। स्टेबिलिटी जो होती है वो पैकिंग फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल 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 सही है, ठीक है? ये तो बेसिक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, तो आप टिक कर सकते हो। ए बी सी ई सही है और इसमें से डी सही नहीं है। चलो ये तो आप कर ही लेंगे, हाँ, जस्ट अ बेसिक नॉलेज, राइट? जो थ्योरी हम पढ़ते हैं ना उनसे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बच्चों इसमें आएंगे ना, अगर बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो सकती है, उस पर आपने ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट तो चलो मैं सारे बताऊंगा आपको, डोंट वरी, बट यू हैव टू फोकस ऑन द कैलकुलेशंस कि भाई कैलकुलेशन करनी है इन केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज, राइट? ओके, सब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और मजा आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमने सारे कंसेप्ट रिवाइज भी कर लिया और अच्छे तरीके से उनको अप्लाई भी कर लिया। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो यहां से आपके हालात बदल जाएंगे बॉस, सिचुएशन बदल जाएगी बॉस, कि जैसे कि मैंने आपको बोल रखे कि हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप के कंसेप्ट के साथ हम यहाँ डिस्कस करने वाले, कंसेप्ट रिवाइज करने वाले एक्चुअली। तो इसमें बोला है कि इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हाई मास न्यूक्लियाइड, मतलब बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाला है। तो यार ये मान के चलो कि बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ रहा है, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट मैं आपको पूरा बताने वाला हूं, बस कैलकुलेशन पे आपने ध्यान रखना है बच्चों। बी स्ट्रॉन्ग इन कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी प्रॉब्लम्स, राइट? तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, हाई मास न्यूक्लियाइड दे रखा है जिसका मास नंबर दे रखा है 236, ठीक है, विद बाइंडिंग एनर्जी। और इस वाले न्यूक्लियस की जिसका मास नंबर है उसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है कितनी सर? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ओहो, मतलब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये पर न्यूक्लियन है। जब भी कभी बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट होती है, और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में गिवन होगा, इस पर न्यूक्लियन, पर यू कैन से न्यूक्लियन, राइट? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ओनली, नॉट पर न्यूक्लियन। तो व्हेनेवर द वैल्यू गिवन इन पर न्यूक्लियन, देन व्हाट टू डू, यू हैव टू फाइंड बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम हियर। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर। तो हम करेंगे 7.6 इंटू ए, एंड दैट इज 7.6 इंटू दैट इज व्हाट 236। ये करना है, ये करना ही चाहिए बॉस। तो आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी यहाँ से, पर न्यूक्लियन नहीं टोटल आ जाएगी, ठीक है? यस, ये याद रखने का, ये मेन पॉइंट है इसका, ठीक है? एंड दिस न्यूक्लियोड dissociated into the middle mass nuclide, right? तो एक्चुअली ये पर्टिकुलर जो न्यूक्लियाई है ये डिसोशिएट कर जाता है किसी अदर न्यूक्लियाई में जिसका जो मास नंबर है आफ्टर डिसोसिएशन वो 118 है गाइस, ठीक है? और जो डिसोशिएट होने के बाद ये वाला जो बना है ना, नेक्स्ट न्यूक्लियस जो बना है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी दे रखी पर न्यूक्लियन, तो डिवाइड बाय ए, वो दे रखी है आपको 8.6। तो हमें तो बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होती है, तो 8.6 इंटू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.6 इंटू 118, तो ये आ जाएगी आपकी नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी। यानी ये क्या है आपका रिएक्टेंट, और इससे जो बना है वो क्या आपका प्रोडक्ट है ना, डिसोशिएट होने के बाद। तो बोल रहे हैं फाइंड द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपसे एनर्जी रिलीज पूछे, जब एक न्यूक्लियस, सपोज करो एक्स का कोई न्यूक्लियस है Z1A1 और ये डिसइंटीग्रेट
डिसइंटीग्रेट डिसोशिएट होने के बाद ये नेक्स्ट कोई न्यूक्लियस बना रहा है वाई का, तो Z2A2 ऑब्वियसली। तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो हम क्या लिखेंगे इस केस में, जब भी एनर्जी रिलीज निकालनी होती थी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रिलेशन आप याद रखेंगे बस। तो प्रोडक्ट क्या बना है, ये वाला, उसकी बाइंडिंग एनर्जी लिख लो यहाँ पे कितनी है सर, 8.6 इंटू 118 माइनस रिएक्टेंट क्या था सर, ओरिजिनल वाला, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 7.6 एंड दैट इज 236। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर बन जाएगा, आंसर आएगा यहाँ से 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो क्वेश्चन तो चलो हो ही जाएगा, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कि कैसे बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं। जब भी रिएक्शन वाली बात करेगा, यूज दिस प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी एंड टेक द बाइंडिंग एनर्जी, नॉट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इफ गिवन पर न्यूक्लियन देन यू हैव टू फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी बाय मल्टीप्लाइंग बाय मास नंबर, जो भी एनर्जी गिवन होगी। अंडरस्टूड? यस सर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का, वो भी मैं करा देता हूं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन नंबर 5 जो नेक्स्ट इसमें जाने वाला है 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 जो जाने वाला है वो भी इसी का रहेगा। बाइंडिंग एनर्जी का लगातार 3 क्वेश्चन है, अमेजिंगली गाइस, ठीक है। तो तरीका आपको मैं बता दूंगा इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है और किस तरीके से हम क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं सर इजीली। अंडरस्टूड? हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ लिया जाए और डेटा ना नोट कर लिया करो, क्या है, क्या गिवन है, फिर क्या पूछा गया, फिर कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, ये सोच लो तो मजा आ जाता है। देखो इसने बोला एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का एटॉमिक मास दे रखा है, यानी इसका मास दे रखा है ऑलरेडी आपको, कार्बन 12 का मास दे रखा है, ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया 12.0000000 यू का मतलब आपको पता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट होती है बॉस, इतना दे रखा है AMU में, राइट। या फिर कार्बन 13 भी है, कार्बन 13 भी है आपके पास, इसका मास कितना है सर 13.00335 यू एटॉमिक मास में दे रखा है। रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम दिस, इससे एक न्यूट्रॉन निकालना है, यानी कार्बन 13 से एक न्यूट्रॉन निकालना है, तो कार्बन 12 ही बनेगा ना भाई, प्लस एक न्यूट्रॉन बाहर आ जाएगा। अंडरस्टूड? यही वाली रिएक्शन आपको दिखेगी यहाँ पे ऑब्वियसली। तो इससे ये बन रहा है, तो ये दोनों बन गए प्रोडक्ट और ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। तो यार ये भी रिएक्शन वाला केस है, तो एनर्जी रिलीज पूछ रहा है इसमें भी कि व्हाट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड। सो दिस इज द एनर्जी रिलीज, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे सर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि जो भी एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, लेकिन सर इसमें तो बाइंडिंग एनर्जी दे नहीं रखी, पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं दे रखी, इसमें मास गिवन होते हैं। जब गाइस मास गिवन होते हैं AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, देन हाउ टू फाइंड बाइंडिंग एनर्जी, ये समझ लेने का। तो दोनों कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। जब ऑलरेडी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है तो डायरेक्ट पुट कर दिया, जब बाइंडिंग एनर्जी नहीं दे रखी, मास दे रखे हो, तब क्या करेंगे। अब यहां पर देखना पड़ेगा न्यूट्रॉन का मास है कि नहीं, अगर नहीं है तो नहीं लेंगे, है तो ले लेंगे। हाँ है, तो ये दे रखा है इसका मास, न्यूट्रॉन जो है उसका मास दे रखा है गाइस, तो हम यहां लिख लेते हैं मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो दे रखा है 1.00865 यू। तो देखो यहाँ पे आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अपने कैलकुलेशन का, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, और आपकी मैथमेटिक्स, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब कुछ चेक कर लेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, तो पहले जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, फिर रिएक्टेंट की निकालते हैं। तो हाउ टू फाइंड बाइंडिंग एनर्जी, देखो गाइस बाइंडिंग एनर्जी व्हेनेवर द मास गिवन, राइट, इन AMU, तो इसको हम निकालते हैं डेल्टा M इंटू 932 से मल्टीप्लाई करके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज, याद करो, याद आया, व्हाट इज दिस सर, दिस इज मास डिफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज समथिंग मास डिफेक्ट। हाउ टू कैलकुलेट मास डिफेक्ट, जब ये बाइंडिंग एनर्जी आप प्रोडक्ट की निकालोगे वैसे ही रिएक्टेंट की, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। बट मास डिफेक्ट निकालना जरूरी है दोस्तों। मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे, देखो आप, मास डिफेक्ट किसका सर, ये जो वैल्यूज हैं, ये टोटल मास डिफेक्ट आपको निकालना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज है यहाँ पे। तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो हम ऐसा करते हैं ना यार, मास डिफेक्ट निकाल रहे हैं तो फिर हमें डायरेक्ट ही आ जाएगी, इसका यूज करने की जरूरत है ही नहीं, राइट। तो हम बाइंडिंग जो एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ से, उसको हम निकाल सकते हैं यहाँ से, जो टोटल एनर्जी उसने पूछा है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको डेल्टा M से, चूंकि हम सॉल्व ही कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो डेल्टा M ही निकाल लेते हैं ना। मास डिफेक्ट निकालते हैं, 932 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल आपकी नेट एनर्जी जो भी उसने पूछी है, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव अ न्यूट्रॉन मिल जाएगी। तो हमने मास डिफेक्ट पे फोकस करना है। तो देखो भाई मास डिफेक्ट, ये प्रोडक्ट बने, इनका मास कितना कितना दे रखा वो ले लो, यानी मास ऑफ कार्बन 12 वाले का प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन का, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपने ये वाला जो मास आएगा कार्बन 13 का, बस ये ध्यान रखना है। तो सर कार्बन 12 का मास कितना है, देख लो भाई
12.00000 1 2 3 4 5 6 होंगे चाहिए, 6 है ना, प्लस न्यूट्रॉन का कितना है 1.0086665, ठीक है जनाब। और ये आ गया, और फिर माइनस ये लिख देना है 13.003354। बच्चों यहाँ से जब इसको ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू लगभग आएगी आपके पास निकल के 0.005, दैट इज 311। इतना आएगा आपका मास डिफेक्ट। इतनी मेहनत आपको लगेगी, देखो जोड़ घटा तो करना ही पड़ेगा बॉस, ठीक है। तो व्हेनेवर द मास इज गिवन यू हैव टू फाइंड द मास डिफेक्ट। एक बार मास डिफेक्ट आए 932 से मल्टीप्लाई करके तब एनर्जी आएगी बॉस। तो आपका मास डिफेक्ट 0.005311 आया, 932 से मल्टीप्लाई करो। बचपन में पढ़ी थी ना भाई ये मल्टीप्लिकेशन बच्चों में पढ़ी थी ना, अब कम आ रही है देखो, राइट। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी यहां से बनेगी, यानी ये आंसर आएगा आपका। आप चेक कर लेना, एंड तरीका मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो मास गिवन, हमने मास डिफेक्ट निकाल दिया। मास डिफेक्ट निकालने का तरीका ये रहा, फिर 932 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। पूरा सॉल्व करना, मैंने तो डेटा डायरेक्ट लिख दिया ना, ये पूरा सॉल्व करके देखना ये आ रहा है कि नहीं, ये वाला। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखना ये आ रहा है कि नहीं। इतना तो कर सकते हो ना यार मेरे लिए, है कि नहीं। यस सर। सो गाइस, तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन के थ्रू, यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली, ये तो क्लियर हो गया। तो अब आगे चलते हैं गाइस, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे, फिर 15, फिर 16, फिर आपका 17, यानी लास्ट 3 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अंडरस्टूड, फटाक से देख लिया जाए। एंड दिस इज द लेक्चर जिसमें आपको मतलब पता चल रहा है कि यार वाओ, इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं और इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी लिटिल बिट अपने लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो हम कर लेंगे। यस, आप कर लोगे, बस बने रहो मेरे साथ। इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑफ आइसोटोप ऑफ मास m, एक कोई आइसोटोप है बच्चों, ठीक है, कोई आइसोटोप है जिसका मास m दे रखा है, ठीक है, एंड 3 सिमिलर डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ सेम मास आर फॉर्म्ड। मतलब इस वाले जो आइसोटोप किसी न्यूक्लियस का जो यहाँ पे दे रखा है, ये ब्रेक करता है 3 अलग अलग, अलग अलग नहीं कहेंगे, 3 सिमिलर डॉटर न्यूक्लियाई में बन जाता है। लेट्स सी एक न्यूक्लियाई बना, लेट्स सी 1, ये 2, ये 3, और जब ये इक्वल मास का बना है तो इसका मास भी m/3 होगा, इसका मास भी m/3, इसका। ऐसे समझ लो कि एक न्यूक्लियस था, वो ब्रेकआउट कर गया 3 अलग अलग हैविंग द सेम मास न्यूक्लियाई में, राइट। ओके, सो द स्पीड ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई इन टर्म्स ऑफ द मास डिफेक्ट डेल्टा m, ऑब्वियसली जब वो चेंज हो रहा है तो मास डिफेक्ट वहां पे क्रिएट हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ये बस आपने देखना है। बच्चों, जब भी स्पीड पूछे तो आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है, और आपको पता है जब इस केस में हम बात करते हैं मास जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और 3 अलग अलग न्यूक्लियाई यहाँ पे बन रहे हैं हैविंग सेम मास, राइट। तो इस केस में जब भी मास डिफेक्ट की बात करें, मास डिफेक्ट ये निकालने की, तो हमेशा आइंस्टाइन इक्वेशन को याद किया करो, E = डेल्टा m c स्क्वायर से निकलेगा, समझ गए। और ये एनर्जी है, और ये एनर्जी की वजह से उनको क्या मिल रही है, वेलोसिटी मिल रही है। लेट्स सी v वेलोसिटी, लेट्स सी v वेलोसिटी हैविंग सेम मास, तो वेलोसिटी हम मान लेते हैं तीनों की तीनों सिमिलर है तो सेम वेलोसिटी होगी। एनर्जी कौन सी मिलेगी सर जब भागेंगे टूट के, काइनेटिक, तो आप लिखेंगे हाफ mv²। लेकिन 3 पार्टिकल है बच्चों, ध्यान देना, टोटल पार्टिकल कितना है 3, तो एक की एनर्जी ये है, और मास क्या लोगे, ये चलो मैं स्मॉल m मान लिया इनका मास, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेल्टा m निकालना है, c² एज इट इज रहेगा। अंडरस्टूड, 3 × हाफ, ये मास क्या रहेगा m/3, क्योंकि सबका इससे 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो चुके हैं, तो दैट इज m/3 एंड दैट इज v² एंड दैट इज डेल्टा m एंड दैट इज c²। बस कैंसिल कर लो, सो दिस इज 3 कैंसिल, हमें चाहिए डेल्टा m, तो इस c को नीचे लेके आएंगे, तो डेल्टा m क्या आ जाएगा गाइस, डेल्टा m इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट, नो वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई इन टर्म्स ऑफ डेल्टा m, यानी हमें स्पीड चाहिए, ये चाहिए ये, तो 2 को इधर लेके जाओ तो v² आ जाएगा गाइस, डेल्टा m c², और नीचे आ जाएगा इसका मास। अंडरस्टूड, तो v आ जाएगा, देखो रूट जब इस पे ले जाओगे c बाहर आएगा, बस है ना, c बाहर आना चाहिए, ऐसे आंसर दिया आपको। और ये जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 2 डेल्टा m बाय इनिशियल जो न्यूक्लियस है उसका मास, और ये आ गया मास डिफेक्ट, तो दिस इज द आंसर। इजी, मतलब आपने ये समझना था, दिस इज द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और जो बेसिक कंसेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो सम टाइम ऐसे फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सॉल्व करने आने ही चाहिए बस, राइट। सो हियर वी गो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना लास्ट,
वैसे तो वो फॉर्मूला हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, चलो गिवन है तो चलो मैं आपको करा ही देता हूँ, तो उसको कर लेते हैं एंड देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, हालांकि ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट इनको भी फिनिश कर लेते हैं। ओके ओके बच्चों, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वाओ, मजा आ जाएगा सर। यस, मैंने बोला था ना आपका कंप्लीट रिवीजन होगा पूरी मॉडर्न फिजिक्स का, दोनों लेक्चर के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज द फर्स्ट लेक्चर जो आप यहाँ पे कर रहे हो। सेकंड में जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो आपका डी ब्रोगली, तो सब कुछ कवर होने वाला है इसमें, आपको सब कुछ मिल गया ना न्यूक्लियर एटम के बारे में बॉस, तो इसलिए डरने का नहीं। द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद द मास नंबर 192। वो बोल रहा है कि एक ऐसा न्यूक्लियस है, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, उसका मास नंबर निकालना है। लेट्स सी, एक न्यूक्लियस है आपके पास, एक न्यूक्लियस 1 मान लो और एक न्यूक्लियस आपका सेकंड मान लो, कुछ ऐसे। ये बोल रहा है कि इसका मास नंबर निकालो। अगर इसका जो मास नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, हाँ, अगर इसकी जो रेडियस है वो इसके रेडियस की यानी R2 की हाफ हो, हाफ ही बोल रहा है, इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और इस वाले न्यूक्लियस का मास नंबर दे रखा है बच्चों, दैट इज व्हाट इज दैट 192, और इसकी रेडियस R2 मान लो। तो हमें पता है भाई मास नंबर और रेडियस की जब भी बात करता है तो न्यूक्लियस साइज की बात कर रहा है, तो दैट इज द रिलेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर मैंने आपको बताया था जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की वो उसके मास नंबर की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लिखेंगे R1/R2, हम लिखेंगे A1/A2 और इसकी पूरी पावर 1/3। तो R1 कितनी है, ये रही हाफ है इसकी, तो हम लिखेंगे R/2/2 इंटू R2। A1 कितना है सर, निकालना है सर। A2 कितना है, 192, दिस इज होल पावर 1/3, ये कैंसिल, अंडरस्टूड। यहाँ बचेगा 1/2 बच्चों, इधर बचेगा A1 ओवर 192 और उसकी होल पावर कितनी है 1/3। हमें इसकी पावर हटानी है, अगर A1 निकालना है तो क्यूब ले लो ना बोथ साइड, जब क्यूब लोगे बोथ साइड तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, 1/2 का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ बचेगा A1 और डिवाइड में बचेगा 192। आई थिंक गाइस दिस इज द सिचुएशन। और यहाँ से A1 निकाल लो तो 8 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, तो A1 आ जाएगा आपका 192/8, इतना आपका आंसर आएगा। यू कैन चेक इट आउट मैन, और इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। आई थिंक 8 से इसको कैंसिल करोगे तो 24 आएगा। आई थिंक सॉल्व करके देख लेना। ठीक है गाइज, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द कंसेप्ट। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, जो जनवरी शिफ्ट 31 में शिफ्ट 2 में आया था, भाई वाहियात ईजी है, कुछ करने का नहीं, जस्ट रीड करने का और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेने का। सर मतलब कैसे था, चलो देख लेते हैं। उसने बोला न्यूक्लियस हैज मास नंबर A1, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर A1 है एंड उसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, पहले न्यूक्लियस का। जो दूसरा न्यूक्लियस है, अनदर न्यूक्लियस हैज मास नंबर A2 एंड उसका जो वॉल्यूम है वो V2 है। इफ रिलेशन बिटवीन मास नंबर, अगर A2 इज 4 टाइम्स ऑफ A1, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो बताओ V2/V1 क्या होगा। ओहो अच्छा, ये बात कर रहा है, तो दोस्तों यार रेडियस नहीं वॉल्यूम की बात कर रहा है, और मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया था इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में कराया था कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, है ना, इतना समझ जाओगे ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास नंबर के, तो उसमें तो कुछ करने का इच नहीं। तो हम लिखेंगे V1 ओवर V2 इक्वल टू A1 ओवर A2। ठीक है जनाब, V1 ओवर V2 एज इट इज रखो, हाँ, इसको एज इट इज रखो। A1 कितना है सर, A1 ही लिख देते हैं सर। A2 कितना है सर, 4 टाइम्स है सर, तो ये हो गया कैंसिल। तो बच्चों ये 1/4 आ रहा है। अगर पूछ रहा है V1/V2, अगर उल्टा पूछ रहा है इसका रिवर्स कर दो तो V2/V1 गाइस आ जाएगा 4:1, क्योंकि ये पूछ रहा है तो 4 आ गया आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज द 4। सो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपका पहला लेक्चर कंप्लीट आपके पास विद ऑल द पॉसिबल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड कॉन्सेप्ट एंड देयर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सब कुछ मैंने करा दिया गाइज, कि आप इसका यूज करें और अपने बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद अपने मार्क्स अच्छे से स्कोर करके आए अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और कम से कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये टैक्टिक्स, ये टेक्निक्स, ये तरीके सीखने होंगे कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख के आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, और विदाउट फियर आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जा सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक मेहनत करते रहना। कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग टू एनी कंसेप्ट आप मेरे को बता सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, बिना शर्माए आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू गाइस, राइट। आपका एंट्रेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करोगे दोस्तों,
ठीक है, अपना प्यार जताना है इसमें बता के कि जो चीज़ हम आपको दे रहे हैं वो किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है। तो गाइज अपना प्यार आपने जताना है। आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारा देखो यार एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है कि आपको बताना पड़ता है कि नहीं सर, मतलब इससे इन रियलिटी हमारी हेल्प हो रही है इससे एक्चुअली में, राइट, हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो और बेस्ट तरीके से मैं आपको दूंगा, मैं कोशिश करूंगा और आसान बना दूं मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को आप सबके लिए। ओके बच्चों, मेहनत करते रहे आप, और कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मेरे को बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, कमेंट करके या किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट करके। ओके, ऑल द बेस्ट।